Hello everyone, welcome to EduChants. So today we are going to start the UGC NET June session 2025 batch of Education Paper 2. ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन का पेपर रहेगा एजुकेशनल रिसर्च डिजाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि पेपर 2 में एजुकेशनल रिसर्च एक यूनिट है और इसमें से बहुत सवाल आते ही है। बट पेपर 1 में भी ये कॉमन है, पेपर 1 में भी आपको रिसर्च के बारे में पूछता है। सो इट इज अ कॉमन पेपर एंड मार्क फेचिंग इसमें होता है, जिसका कॉन्सेप्ट रिसर्च में क्लियर हो गया, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में वो दोनों ही पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म एज वेल एज न्यू सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च एक प्रोसेस होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जहां पे हम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में या तो कुछ नया चीज ऐड करने के लिए, एडिंग सम न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और मॉडिफाइंग सम नॉलेज इनटू सम एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि आपने बहुत सारे थ्योरीज में देखा होगा, ट्रायल एंड एरर हो गया। कोई भी थ्योरी देख लीजिए, जो भी थ्योरीज बने हैं उसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मॉडिफाई करे गए हैं, जो रूल्स हैं उसको मॉडिफाई करे गए हैं। व्हाई? बिकॉज द चेंजिंग टाइम ऑलवेज ब्रिंग सम चेंज एंड इट इज टू बी अडेप्टेड। राइट, तो जो भी चेंज होता है इसलिए कहा जाता है गो विद द फ्लो, गो विद द चेंज। जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों ने सभी मतलब 2G 3G 4G, अब 5G चल रहा है तो आपको भी 5G में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो यू हैव टू change yourself to the existing situation, and that is the need of research. When it comes to educational research, we say educational research is a systematic attempt to gain better understanding of educational process, generally with a view in improving its efficiency. एजुकेशनल रिसर्च भी एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक होता है। ये एक प्रोसेस होता है जहां पे एजुकेशनल प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके एफिशिएंसी को, क्वालिटी को, फंक्शनिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर गलतियां भी है उसको और भी सुधारना चाहते हैं। अब सिस्टमैटिक, यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक आता है सिस्टमैटिक और एक होता है साइंटिफिक। राइट, ये क्या है साइंटिफिक? मतलब साइंस यूज होगा या क्या बोल रहे हैं? नहीं, साइंटिफिक का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं द पॉइंट्स and the process, the step that we are using are verifiable. Scientific means it is very much objective, it is verifiable. आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो साइंटिफिक होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इसका एक ही आंसर पॉसिबल हो सकता है। और जो वेरी पिन पॉइंटेड होता है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। राइट, एंड इट इज वेरी एक्यूरेट एज वेल एज वेरीफाइबल। तो ये जो रिसर्च के स्टेप है, ये कोई भी करेगा उस सभी के लिए सेम रहेगा। इट इज वेरीफाइबल। आप भी इसके रिजल्ट को, जैसे हम लोग कहते हैं, ट्राइंगुलेट करना, ट्राइंगुलेशन मतलब क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो। राइट, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। जैसे अभी मैंने कहा, साइंटिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। राइट, एंड इट इज वेरीफाइबल। और सिस्टमेटिक का मतलब होता है इट फॉलो सम स्पेसिफिक स्टेप, यानी इट इज अ हायरार्की। राइट, ये एक हायरार्की होता है जिस हायरार्की से आप फॉलो करते हो। यानी रिसर्च एक स्टेप बेस्ड होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने पहले डेटा कलेक्शन कर लिया उसके बाद आप रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू करने के बाद आप डाटा एनालिसिस कर रहे हो। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक हायरार्किकल प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एंड इट इज वेरी सिस्टमैटिक। इट्स गोल इज टू डिस्कवर जनरल प्रिंसिपल और इंटरप्रिटेशंस ऑफ बिहेवियर टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल इवेंट्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। इसका गोल है कि आपके हर एक बिहेवियर को, जैसे कहते हैं ना, हमारा जो भी आप, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब सही है? देख लीजिए एक बार। वॉइस क्लियर है? ओके ओके। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि द इंटरप्रिटेशंस एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the need of the child, the problems of the child while in an educational setup। जैसे कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्लासरूम के अंदर, यानी द लर्निंग प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स
जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं यानी मेथोडोलॉजी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप स्टडी कर सकते हो। नॉट एग्जैक्टली कि हमेशा प्रॉब्लम होगा तभी आप रिसर्च करोगे, रिसर्च कभी कभी नई चीजों को डेवलप करने के लिए भी होता है। हाउ टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ टू improve the methodology of teaching to primary students। तो ये सारे चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हो। दैट इज वाई द गोल इज टू डिस्कवर सम प्रिंसिपल एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ बिहेवियर टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल इवेंट्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। सो एजुकेशनल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अभी हमने कहा कि इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड एज वेल एज सम सिस्टमैटिक प्रोसीजर। ये साइंटिफिक मेथड में चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा भी गया है। एक है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी मतलब होता है रेप्लिका, रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट, उसी के जैसा हूबहू बनाना। ठीक है? So it means when the same process is repeated by any other person, any other researcher by any time, he or she get the same result as well. This is quite similar to validity. जैसे कहते हैं, आप मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है अगर मैं उसको रिपीट करूं उसी प्रोसेस को उसी सेम सैंपल के ऊपर तो मुझे भी सेम रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेबिलिटी एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू वैलिडिटी। क्योंकि जैसे 2+2 अगर मैंने कैलकुलेट किया तो भी 4 आएगा, आप भी कैलकुलेट करेंगे तो भी 4 आएगा, कोई भी कैलकुलेट करेगा तो 4 आएगा। ठीक है? तो दिस इज वैलिडिटी। प्रिसिशन क्या होता है? इट रिफर्स टू रिलायबिलिटी ऑफ द मेथड एज वेल एज रिजल्ट। हाउ रिलायबल, how dependable and how trustable your method or result is। when we get the similar kind of result of this method it is reliable। अगर एक ही मेथड यूज करके मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मेथडोलॉजी की बात हो रही है, अगर हम मेथड की बात करें तो एक ही मेथड यूज करने से अगर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है सो द मेथड इज रिलायबल। देन इज फॉल्सिफाइबिलिटी। सिंपल है, फॉल्सिफाई, जो चीज कभी फॉल्स नहीं हो सकता वो कभी ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब है साइंटिफिक मेथड को कहता है हर एक चीज जो है ना वो चेंज हो सकता है, आज सही है तो कल गलत भी हो सकता है। जैसे कि आज का 1,000 रुपया कल को 1 रुपए के बराबर भी ना हो, तो ये फॉल्सिफाई हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी टू बी प्रूवन फॉल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स इट कैन बी रीटेस्टेड एंड कैन बी प्रूवन रॉन्ग। बहुत ही ऐसे थ्योरी है, जैसे कि एग्जाम्पल हम साइकोलॉजी का ले सकते हैं। साइकोलॉजी को कहा गया द स्टडी ऑफ सोल, उसको फिर से रिजेक्ट करा गया, फॉल्सिफाई करा गया। फिर कहा गया नो इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको भी गलत करके अभी हमने कहा द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है? लास्ट इज पार्सिमनी। कहते हैं आप कितना भी रिसर्चर बड़े क्यों ना बन जाए लेकिन आपका रिसर्च हमेशा सिंपल टू द पब्लिक, टू द ऑडियंस होना चाहिए। जैसे कि आप बहुत बड़े रिसर्चर हो, आपका जो फाइंडिंग है अगर उसको आपने इतना जार्गन्स यूज किया है और इतना डिफिकल्ट वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो बिल्कुल साइंटिफिक मेथड के खिलाफ है। इसलिए कह रहा है मीन्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेनोमेना, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्रिंसिपल। योर थ्योरी, योर प्रिंसिपल्स, योर फाइंडिंग्स, योर फेनोमेना और कॉन्सेप्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड सिंपली। ठीक है? तो सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड पार्सिमनी। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। तो अगर हम यूज के हिसाब से देखें ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, तो फिर हम इसको पहले तो फंडामेंटल या फिर बेसिक या प्योर रिसर्च में डिवाइड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक होता है फंडामेंटल रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। Basic research is primarily concerned with the formulation of a theory or a contribution to the existing body of knowledge। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज एनहांस करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए, कोई नया थ्योरी बनाने के लिए या फिर कोई एक नया नॉलेज क्रिएट करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो। सो इट इज कंसर्न विथ फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। थ्योरी बनाना है या तो ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, ऑलरेडी एक थ्योरी बना हुआ है, उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं। इसको इसीलिए बेसिक रिसर्च कहा जाता है और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इट्स मेजर एम इज टू ऑब्टेन एंड यूज द एम्पिरिकल डेटा टू फॉर्मुलेट, एक्सपैंड और इवेलुएट थ्योरी। यहाँ पे लक्ष्य ये होता है कि टू ऑब्टेन एंड यूज एम्पिरिकल डेटा। एम्पिरिकल मतलब होता है
द डेटा विच कैन बी वेरीफाइबल, विच इज वेरीफाइड, विच इज साइंटिफिक। यानी कि आप उसी डेटा को कभी भी कहीं भी टेस्ट करो, वही सेम रिजल्ट आएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। इसका ये मतलब होता है कि आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन करोगे और थ्योरी फॉर्मुलेट करोगे, या तो एक्सपैंड करोगे यानी ऐड करोगे, और नहीं तो इवैल्यूएट करोगे। सम हैव टर्म दिस थ्योरी एज प्योर और बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको प्योर रिसर्च कहते हैं कि यहाँ पे क्यों प्योर रिसर्च है, क्योंकि आप प्योरली रिसर्च करके कुछ डेवलप करना चाहते हो। बेसिक रिसर्च क्यों, क्योंकि बेसिक चीजें यानी जो फाउंडेशन, देखिए हर एक थ्योरी जो है ना, थ्योरी इज द फाउंडेशन। आप अप्लाई बाद में करते हो, लेकिन थ्योरी इज द फाउंडेशन। इसलिए ये जो बेसिक रिसर्च है उसी को इंडिकेट कर रहा है। इट इज यूज टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज डेवलप करने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए, या फिर नॉलेज को मॉडिफाई करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अप्लाइड रिसर्च। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। कहा जाता है कि तीन टाइप के रिसर्च होते हैं, लेकिन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है अप्लाइड। और जो कहते हैं थर्ड में आता है एक्शन रिसर्च, वो इसी का एक छोटा सा टाइप है अप्लाइड का। ठीक है, सो अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये जो अप्लाइड रिसर्च है, ये इमीडिएट सॉल्यूशंस या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम या तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आधारित होता है। यानी कि सिंपल सी बात यह है, जो फंडामेंटल रिसर्च में आपने जो थ्योरी डेवलप किया है, प्रिंसिपल डेवलप किया है, रूल्स डेवलप किए हैं, वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब आप अप्लाई करते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। इट इज परफॉर्म इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम अंडर द कंडीशन इन विच दे आर फाउंड इन प्रैक्टिस। यानी कि वहां पे तो था एक सिचुएशन जहां पे आप अपने आप नॉलेज डेवलप कर रहे हो, देयर इज नो एसेंस और देयर इज नो नीड, अर्जेंट नीड ऑफ डेवलपिंग थ्योरी, बट यू आर डेवलपिंग थ्योरी। बट यहाँ पे क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द प्रैक्टिसेस और इन ऑर्डर टू चेंज और ट्रांसफॉर्म द प्रैक्टिसेस, यू आर डूइंग सम रिसर्च। The theory developed in basic or fundamental research is applied here in the situation in order to solve the existing problem. यहाँ पे जो थ्योरी आपने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, उसी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। राइट, अप्लाइड रिसर्च इज मेनली इंटेंडेड टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस एंड ऐड ग्रेटर टीचर इफेक्टिवनेस इन प्रैक्टिकल मैनर। कैसे स्कूल और टीचर इफेक्टिवनेस हो सकता है और भी ज्यादा, इस पे फोकस करा जाता है। अब हम चलेंगे थर्ड, जो मैंने कहा, लेकिन ये टाइप नहीं होता, ये अप्लाइड का एक सब पार्ट होता है। ठीक है, तो अप्लाइड के अंडर में आ जाता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च में आप क्या करते हो, अप्लाई ही करते हो, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। राइट, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च वाज गिवन बाय कर्ट लुईन। इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फासिस ऑन प्रॉब्लम हियर एंड नाउ इन लोकल सेटिंग। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, कीवर्ड ये है लोकल सेटिंग। एक्शन रिसर्च इज नॉट डन ऑन अ ब्रॉड एरिया। ये ब्रॉड एरिया पे नहीं करा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल सेटिंग पर करा जाता है, इन अ वेरी कॉन्टेक्चुअल मैनर। जैसे कि किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, क्लास में, ऐसे करा जाता है एक्शन रिसर्च। इट्स फाइंडिंग्स आर टू बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ लोकल एप्लीकेबिलिटी। अगेन, यहाँ पे जो आपका फाइंडिंग आएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास 9 स्टूडेंट के ऊपर अगर मैंने एक्शन रिसर्च किया है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एंटायर क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट or of the district. It is only applicable to my school only, not universal validity. ये universal valid नहीं हो सकता। The purpose is to improve school practices and at the same time to improve those who try to improve the practices. यानी कि स्कूल प्रैक्टिसेस और टीचर प्रैक्टिसेस, ये दोनों को चेंज करने के लिए ये मदद करता है। इट इज द इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। ये बहुत ही कम टाइम में करा जाता है, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल, वेरी लिमिटेड स्कोप इसका होता है, और ये इमीडिएट सोल्यूशन निकालता है। इसका जो स्टेप है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये आपको पता है, बहुत ही पॉपुलर। प्लान करो, उस पर काम करो, फिर ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, उस पर रिफ्लेक्ट करो, फिर से ये साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्लान, एक्ट, देन ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट, फिर से ये प्लान पे चला जाएगा। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम चलेंगे अप्रोचेस टू एजुकेशन रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यहाँ पे हमने डिवाइड किया है टाइप्स में, लेकिन अप्रोच क्या होता है, मतलब अप्रोच दो प्रकार से होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, मतलब आपका डेटा और आपका जो स्टडी है वो ज्यादातर किस चीज पे आधारित है। अगर वो क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड पर आधारित है, वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। अगर वो डिस्क्रिप्शन पर आधारित है, तो फिर वो क्वालिटेटिव बन जाएगा। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल,
यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाता है, यानी कि कोई भी जहां पे आप, जैसे आप लोग रेटिंग्स के लिए यूज करते हो, चेकलिस्ट यूज करते हो, ठीक है, ये सारे, या फिर परसेंटेज एनालिसिस करते हो, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च. So quantitative research is the collection and analysis of numerical data to describe, explain, predict and control phenomena of interest. यानी कि जिस फेनोमेना, जिस चीज को आप स्टडी करना चाहते हो, वहां से आप डेटा कलेक्शन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, यानी न्यूमेरिकल्स पे कलेक्ट करते हो, और इससे आप अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हो, डेटा के थ्रू सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, या तो कंट्रोल करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मतलब स्कूल से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग आईसीटी, ठीक है, सो आईसीटी जो उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, या फिर आर दे सेटिस्फाइड विद द आईसीटी टूल्स एंड आईसीटी इंटीग्रेशन और नॉट. यहाँ पे उनका मान लीजिए 92% ऑफ द स्टूडेंट्स विल अग्री, ठीक है, वो उस पे अग्री करते हैं कि यस वी आर सेटिस्फाइड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी, इट मेक्स आवर क्लासरूम मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बना दिया उन्होंने रिजल्ट पे. तो आप उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका कंक्लूजन क्या होगा, डेफिनेटली आईसीटी इज इंटीग्रेटेड इन अ वेल बैलेंस्ड मैनर एंड इट इनहांसेस स्टूडेंट लर्निंग. इससे क्या हो गया, यहाँ पे नंबर्स में आपने जो डेटा कलेक्शन किया, वहां से आप अपने फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रेडिक्ट और कंट्रोल भी कर सकते हो. हाउएवर, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच entails more than just the use of numerical data. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हम डिस्क्राइब करते हैं या फिर नंबर्स ही यहाँ पे काफी होता है, ठीक है. Quantitative researchers state the hypothesis to be examined and specify the research procedure that will be used to carry out the study. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है. आप सभी ने रिसर्च में जरूर हाइपोथेसिस ड्रॉ किया होगा. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे, उसका डिस्क्राइब करेंगे, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाइपोथेसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, एडुकेटिव गेस, एज वेल एज अ परसेप्शन, यानी कि योर यू नो एक्सपीरियंस परसेप्शन हम इसको कह सकते हैं, वेयर यू ट्राई टू गिव ए वैलिड रीजन और वैलिड आउटपुट और ए वैलिड रीजन, आई मीन रिजल्ट ऑफ द फिनोमेना. जैसे कि हाइपोथेसिस हम बचपन में क्या पढ़ते थे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, या फिर आपने कोई हाइपोथेसिस किया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विथ रिगार्ड टू देयर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपने हाइपोथेसाइज किया, ये आपने गैस किया, बाद में इसको टेस्ट करना. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं. इट यूजेस डिस्क्रिप आई मीन डिडक्टिव अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च. डिडक्टिव मतलब जैसे मैंने कहा था, टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, फ्रॉम थ्योरी टू एग्जाम्पल्स. तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, एटसेट्रा. उसके बाद हम चलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च पर. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव एंड विजुअल विच आर नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू गेन इंसाइट इनटू पर्टिकुलर फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. वहां पे हम लोग क्या करते थे, नंबर्स पे कलेक्ट करते थे, लेकिन यहां पे हम फोकस करेंगे डिस्क्रिप्शन पे. फॉर एग्जाम्पल, आपको, आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां पे खाना आपको कैसा लगा, वो आप रिव्यू देते हो, 1 to 5 में आप उसको क्लिक करते हो. अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगा, तो आप 5 में यस लगाते हो, ठीक है, 5 में क्लिक करते हो. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 1 पे लगाते हो. मान लीजिए आपको अच्छा लगा, लेकिन आप और कुछ कहना चाहते हो, इतना अच्छा खाना मैंने नहीं खाया है, आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, यू आर नॉट एबल टू डू सो बिकॉज ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च करा जाता है टू नो. जैसे कि मान लीजिए कहीं पे पढ़ाया जा रहा है, 5E मेथड में पढ़ाया जा रहा है, 5E लेसन प्लान में पढ़ाया जा रहा है, अप्रोच है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, 5E समझ नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, वो आप सजेस्ट करना चाहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड सो, राइट. अब आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है. ये वाला समझ में आ गया, द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जस्ट से यस इफ इट इज क्लियर.
ओके फाइन, ठीक है, क्लियर, सही है। देखिए यहां तक क्लियर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दे देगा कि एक सिचुएशन दे देगा कि ऐसा आपका डेटा है और वहां पे आप चाहते हो द डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कहीं पे एक इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी एक मेथोडोलॉजी में बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब आप इसका सोल्यूशन चाहते हो, सो आप अगर सभी स्टूडेंट से डेटा कलेक्शन करोगे, वो अगर न्यूमेरिकल्स में आपको डेटा देंगे तो कुछ समझने में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा, जहां पे वो खुद के प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, राइट। Qualitative research methods are based on different beliefs and designed for different purpose than quantitative research method. यहाँ पे मैं बता दूं, मतलब हम सारे के सारे मेथोडोलॉजी को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं वो डिजाइन करा जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल तो है ही, ग्राउंडेड थ्योरी, थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, थ्योरी डेवलप करने के लिए। एथनोग्राफी, एथनो यानी कि जो पुराने, जो जैसे हम कहा एथनो मतलब क्या होते हैं, जो द एबोरिजिन्स, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया में स्टडी करना चाहता है तो एथनोग्राफी, केस स्टडी, अगर किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो तो वहां पे आप केस स्टडी करते हो। यानी कि हर एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है ना, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप करा गया है। दिस अप्रोच इज क्वाइट सब्जेक्टिव एंड बायस्ड। द डीमेरिट इज, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब करा जाता है और बायस्ड होता है। रिसर्चर बायस इज वेरी मच इंटिमिडेटिंग इन दिस क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का एक ही ड्रॉबैक है, ये सब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा है लेकिन बायस्ड भी होता है, जहां पे रिसर्चर बायस इसको बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। अब हम चलेंगे द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव वाइज अगर देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जहां पे आप एक्सप्लोर करते हो, यानी कि प्रॉब्लम है तो क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सकता है, व्हाट आर द सोल्यूशन यू आर इंटेंडिंग फॉर। वहां पे आप सोल्यूशन को, बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्लोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव में नहीं होता है, क्वांटिफाइंग डेटा, जनरलाइजिंग रिजल्ट टू द टारगेट ऑडियंस। आप डेटा कलेक्शन करो, डेटा जो आया है उसको आप बड़े से टारगेट ऑडियंस के ऊपर इससे अप्लाई करो। क्वालिटेटिव में क्या होता है, अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन मोटिवेशन, एटीट्यूड, परसेप्शन। यहाँ पे सब कुछ समझ में आता है, मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, परसेप्शन क्या है, वो समझ में आता है। यहाँ पे मेजर द इंसिडेंस ऑफ मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे आप इसको मेजर कर सकते हो। It provides insight into problem definition, providing hypothesis, language for subsequent quantitative evaluation. यहाँ पे hypothesis provide होता है, सब कुछ क्लियरली समझ में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बेंचमार्क और ट्रैक डेटा ओवर टाइम, मतलब डेटा आप कलेक्ट करते ही जा रहे हो। जैसे आप लोग ग्राफ देखे होंगे, डेटा कलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टारगेट ऑडियंस सेगमेंट। अब आते हैं सैंपल पर। क्वालिटेटिव में सैंपल बहुत ही कम होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिस्टिकली प्रोजेक्टेबल, बहुत ही छोटा होता है, जैसे केस स्टडी में हो गया, एथनोग्राफी में हो गया, ये सब बहुत ही स्मॉल होता है। क्वांटिटेटिव में जैसे सर्वे वगैरह होता है तो ये लार्ज पॉपुलेशन पर होता है और ये स्टैटिस्टिकली प्रोजेक्टेबल, यानी स्टैटिस्टिक्स के जरिए आप पॉपुलेशन के ऊपर इसे इन्फॉर कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। मेथोडोलॉजी में देखा जाए, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यू, एथनोग्राफी, शॉपअलोंग्स, ठीक है। और ये कैन बी इन पर्सन, यानी इंटरव्यू के जरिए हो सकता है, फोन के जरिए, ऑनलाइन में भी कर सकते हो। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में सर्वेज टू बी कंडक्टेड बाय फोन, ऑनलाइन, मोबाइल, मेल और बाय पर्सन। आप यहाँ पे सर्वे करा सकते हो, जैसे सर्वेज वगैरह होता है। डेटा कलेक्शन क्वालिटेटिव में सेमी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल में, डिस्कशन गाइड में हो सकता है, एंड कैन इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ स्टडी। आप जितना ज्यादा स्टडी के अंदर ही अंदर जाओगे, जितना डेप्थ जाओगे, उतना अच्छा आपको डेटा मिलेगा। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आपको हाईली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर चाहो तो कुछ चेंज करा सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा क्वेश्चनर होता है, शेड्यूल होता है, ठीक। डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव में जो डेटा एनालिसिस होता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल, नॉन न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, इमेज बेस्ड, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सारे होते हैं। कोडिंग वगैरह होता है यहाँ पे।
और क्वांटिटेटिव में इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स एंड स्टैटिस्टिकल, जैसे एसपीएसएस पैकेज में हम लोग करते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। आपका डेटा वो खुद ब खुद एनालिसिस करके दे देगा। यहाँ पे एडवांस एनालिटिक भी यूज होता है। आउटकम में क्या मिलता है? क्वालिटेटिव में डायरेक्शनल रिजल्ट मिलता है, कौन किससे बेटर है वो मिल जाएगा। नॉट प्रोजेक्टेबल टू द टोटल टारगेट ऑडियंस, क्वालिटेटिव में जो डेटा मिलेगा वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आप इसे टारगेट ऑडियंस पर पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज मैंने कहा बायस होता है यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप जो डेटा डिस्क्राइब करते हो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑफन यूज टू डेवलप अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, फ्यूचर रिसर्च करने के लिए सही है। रिपोर्ट्स आर ग्राफिकल, आप ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ पे सैंपल से जो सैंपल डेटा मिला है वहां से आप पॉपुलेशन के ऊपर इसको जनरलाइज कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर बिजनेस डिसीजन एंड कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारी चीजों के लिए, फ्यूचर के लिए भी ये प्रिडिक्ट करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिजाइन। मैंने कहा अभी कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, लेकिन समय के साथ ये देखा गया सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो भी प्रॉब्लम आता है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, क्वालिटेटिव करते हैं तो भी ड्रॉबैक्स होते हैं। इसीलिए दोनों को मिला करके एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च लाया गया, जहां पे मिक्स्ड मेथड यानी दोनों को मिलाया गया, बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो चलिए पहले डिजाइन में क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डेस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है जहां पे आप डेटा कलेक्शन करते हो, जो डेटा आपका जो है ना, जैसे आपने नंबर्स में डेटा कलेक्शन किया है न्यूमेरिकल्स पे, इट विल डिस्क्राइब। जैसे आईक्यू, मैंने कहा कि आईक्यू है मान लीजिए 130, 132 या फिर 133 है, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? दिस नंबर डिस्क्राइब्स द सुपीरियरिटी ऑफ आईक्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आईक्यू आपका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो जैसे 140 हो गया वो जीनियस हो गया। ठीक है, बॉर्डर लाइन हो गया, एवरेज हो गया, एबव एवरेज हो गया। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, ये आपका डिस्क्राइब करता है द फेनोमेना और द पर्सनैलिटी। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिस्क्रिप्टिव सर्वे, सर्वे करा जाता है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के लिए। Descriptive survey research is designed to obtain pertinent and precise information concerning the existing status of phenomena and whenever possible to draw valid generalization for the facts discovered without making any interference or control over the situation. बेसिकली ये कहा जाता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है ये बिना कोई सिचुएशन को छेड़खानी किए, यानी कि विदाउट मैनिपुलेटिंग द प्रेजेंट एनवायरमेंट, प्रेजेंट स्टडी, दे आर कलेक्टिंग डेटा। यानी कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगा वो एग्जिस्टिंग स्टेटस के बारे में होगा। एग्जिस्टिंग स्टेटस मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा सर्व शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा अभियान ले लीजिए। समग्र शिक्षा अभियान का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इंप्लीमेंटेशनल चैलेंजेस क्या है, मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे कोई भी चीज को बदलना जरूरी नहीं है, यानी कि जो है उसी को डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे ये डेटा कलेक्शन करना है कि जो ईसीसी सेंटर्स या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन या फिर आंगनवाड़ी जो सेटअप किए गए हैं अंडर आईसीडीएस, कितने आंगनवाड़ीज ऐसे हैं जो फंक्शनिंग नहीं हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्वे करना है। सर्वे करने से मुझे क्या पता चल जाएगा? एग्जिस्टिंग स्टेटस, अभी फिलहाल कितने हैं और उनमें से कितने फंक्शनिंग नहीं है वो मुझे पता चल जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वैलिड जनरलाइजेशन भी ड्रॉ कर सकता हूं। बट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है विदाउट मेकिंग एनी इंटरफियरेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोई भी इंटरफियरेंस में नहीं करूंगा, कोई भी कंट्रोल नहीं करूंगा सिचुएशन में, यानी कि द नेचुरल सिचुएशन शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड और टेम्पर्ड। नेचुरल सेटिंग से मुझे डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो, जिससे मैं आप लोगों को वहीं पे आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सर्वेज कलेक्ट एंड प्रोवाइड थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है वो तीन प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। एक, ऑफ व्हाट एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और कंडीशन इन अ सिचुएशन, अभी के सिचुएशन में इस वेरिएबल पर क्या कंडीशन है, जैसे मैंने कहा आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने हैं। ठीक है, of what we went by identifying standard or norm with which to compare the present condition or what expert considered to be desirable। दूसरी बात ये कि आप किसके साथ अभी का सिचुएशन कंपेयर करना चाहते हो, इसको हम नॉर्म रेफरेंस कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मैं देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास में
कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी नॉर्म्स है कि 60% में फर्स्ट क्लास आता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्म स्टैंडर्ड देख लिया, एक्सपर्ट्स ने कहा 60% अबव होता है तो फर्स्ट क्लास आ जाएगा। तो फिर उसी स्टैंडर्ड में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि कितने बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं, यानी 60% अबव आते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप पता कर सकते हो विथ कंडीशन, नॉर्म मतलब यहाँ पे कंडीशन। उसके बाद थर्ड में आता है हाउ टू अचीव अ गोल बाय एक्सप्लोरिंग पॉसिबल वेज एंड मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जैसे कि आपको पता है कुछ चीजें होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, जैसे कि एनईपी 2020 बना, तो वो बहुत ही ज्यादा रूट लेवल से भी उन्होंने डेटा कलेक्शन किया है। वहां से इन्होंने बहुत रूट लेवल टीचर्स, एडुकेटर्स, एज वेल एज सम करिकुलम एक्सपर्ट्स, ठीक है, इवन द सोशल मेंबर्स, द सोसाइटी मेंबर्स, उनसे भी डेटा कलेक्शन हुआ है अबाउट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्वे में आप ये भी कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में कि हाउ टू अचीव अ गोल, क्वालिटी एजुकेशन अचीव करने के लिए व्हाट आर द पॉसिबल वेज एंड मीन्स। यू कैन गैदर द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ द कॉमन मास। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत ही प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये टाइप से भी आता है। सो लेट अस सी, फर्स्ट इज सेंसस सर्वे। सर्वे क्या होता है? सेंसस सर्वे, सेंसस सर्वे बताने की जरूरत नहीं है। सेंसस सर्वे का मतलब है जब कोई एक सर्वे हर एक पॉपुलेशन के हर एक मेंबर से डेटा कलेक्शन करता है, दैट इज सेंसस सर्वे, यानी एंटायर पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर अंडर दिस सर्वे। जैसे सेंसस सर्वे हमारा हुआ था 2011 में, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, जितने भी पीपल है, जितने इंस्टीट्यूशन है, जितने हाउस होल्डर्स है, सभी को अगर आप कंसिडर करते हो, सभी से डेटा कलेक्शन करते हो, इट इज सेंसस सर्वे। इट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी मच हेक्टिक। सेकंड में आता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे मतलब मुझे पता है कि मैं पूरे के पूरे इंडिया में से जितने सारे स्टूडेंट है उनमें से तो डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता हूँ। सो आई वुड रैदर सिलेक्ट सम ऑफ द स्टेट्स, एंड आउट ऑफ द स्टेट्स आई विल सिलेक्ट सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आई विल सिलेक्ट सम ऑफ द स्कूल्स। तो मुझे क्या करना है, सैंपल उन्हीं पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेशनल सैंपल मुझे चूज करना है और उन्हीं के ऊपर सर्वे करना है। सैंपल सर्वे मींस गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। उस पॉपुलेशन में से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो सैंपल कहलाते हैं, उनसे जब मैं डेटा कलेक्शन करूंगा, दैट इज सैंपल सर्वे। अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे कैन बी अंडरस्टूड एज अ काइंड ऑफ सैंपल सर्वे। ये भी एक सैंपल सर्वे ही है, क्योंकि सेंसस सर्वे नहीं करा जा सकता है until and unless all the you know the machineries are connected well, right? क्योंकि आपको उतना मैन पावर चाहिए, सभी के पास पहुंचेगा भी कौन? ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ sample survey where standardized information is gathered from a sample drawn from a cross section of predetermined population at one point of time. मेरे पॉपुलेशन है, मान लीजिए स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स में से मान लीजिए ये 2025 में मैं स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर डेटा कलेक्शन कर रहा हूं रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा फिर। ठीक है, क्लास, मान लीजिए क्लास 6 से मैं स्टार्ट करूंगा, 6 7, ठीक है, इसी तरीके से 8 9 10 11 ऐसे करके मैंने डेटा कलेक्शन किया ऑन 2025। तो ये एज ऑफ 2025 मैंने सभी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में से उनको फिर से मैंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, अलग अलग सेक्शन से हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल से ले लूंगा, फिर मैं पब्लिक स्कूल से ले लूंगा, इंटरनेशनल स्कूल से ले लूंगा, रेसिडेंशियल स्कूल से ले लूंगा। तो अलग अलग सेक्शन से एक ही टाइम में मैं अगर डेटा कलेक्शन कर रहा हूं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल सर्वे, यानी अलग अलग सेक्शंस मीटिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो हो गया क्रॉस सेक्शनल। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, उसका उल्टा है। बहुत सारे सेक्शन के ग्रुप स्टूडेंट थे लेकिन टाइम एक था, यहाँ पे अलग हो जाएगा। थ्रू लॉन्गिट्यूडनल सर्वे वन एक्सप्लोर्स द स्टेटस ऑफ वेरिएबल एज इन्वेस्टिगेटेड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर। जैसे कि एक ही ग्रुप को, ठीक है, मान लीजिए कोई अगर 2024 पास आउट बैच, मान लीजिए 2024 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने एक रिसर्च किया था, उनके मतलब एम्बिशंस को लेकर के, ठीक है, यही बैच को हम ओवर द टाइम 2025 में स्टडी करेंगे, 26 में स्टडी करेंगे, उनका कितना, कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जॉब में उनका जॉब क्रैक कर रहे हैं, या फिर कैसे वो अपना जो है द पैथ
they are following, the job they are getting and the ambitions they are following, ठीक है। जब इनके एक ही ग्रुप को हम बार बार अलग अलग टाइम में स्टडी करते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है a group, a particular group is being studied over a long period of time is called longitudinal survey. Next is comparative survey. जब हम compare करते हैं, comparative survey, the purpose is to compare the status of two or more number of variable institution strategies adopted or groups of respondent। जब हम compare करते हैं, जैसे कि अभी कोई भी मान लीजिए आप कोई भी चीज मान लीजिए एक मोबाइल लेते हो आप, तब आप क्या करते हो, सैमसंग का, आईफोन का, वन प्लस का, वीवो का, ओप्पो का, इस सभी फोन को आप कंपेयर करते हो, सर्वे करते हो, उसके बाद ही कोई सिलेक्ट करते हो। कंपैरेटिव सर्वे उसी पर्पस के लिए होता है कि आप किसी वेरिएबल्स को, इंस्टीट्यूशन को, स्ट्रेटेजीज को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, देन यू डिसाइड। जब आप डेटा कलेक्शन करते हो अलग अलग ग्रुप से फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग देम, ठीक है। जैसे कि कोई एक स्टडी मान लीजिए आप कर रहे हो कि द जॉब सेटिस्फैक्शन बिटवीन द कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज एज वेल एज गेस्ट फैकल्टीज, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी के बीच में जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी से डेटा कलेक्शन करोगे, देन गेस्ट फैकल्टी से कलेक्ट करोगे। डिफरेंस इज देयर, राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टीज में भी डिफरेंस है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, सो इट इज कंपेरेटिव स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में क्या होता है, देखिए मैंने अभी कहा कि कोई बैच है 2024 बैच मान लीजिए, ठीक है। कोई एक बैच है 2024 बैच, इसको सबसे पहला बैच है आपका, ठीक है। मान लीजिए ये सबसे पहला बैच है 2024 बैच। आप इसको सर्वे करते हो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5-10 साल तक स्टडी करोगे कि जो 2024 पास आउट बैच थे उनमें से कितने अभी जॉब में है, या फिर इनमें से कितने किसी बिजनेस में एंगेज्ड है, या फिर किसी भी जॉब में या फिर किसी भी काम में एंगेज्ड है, यानी दे आर बीइंग प्रोडक्टिव। तो इसको आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आप उनको स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएटिव सर्वे। ट्रेड स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, पैनल स्टडी। देखिए ट्रेड में क्या होता है, ट्रेंड सर्वे में होता है, ट्रेंड स्टडी में क्या होता है, फॉलोइंग अ ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड, कोहोर्ट, पैनल, देखिए ये बहुत सारे टाइप्स है, मैंने इसे यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि दे आर नॉट नेसेसरी, ठीक है। फिर भी ट्रेंड सर्वे में क्या होता है कि आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, यानी कि एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कोहर्ट में वो नहीं होता है। कोहर्ट में क्या होता है, सम आउटर ग्रुप, मतलब आप किसी आउटर ग्रुप के साथ स्टडी कर रहे हो। पैनल स्टडी में क्या होता है, यू सिलेक्ट सम ऑफ देम, यानी कि पूरा ग्रुप को स्टडी ना करते हुए आप सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स को या फिर सिर्फ 5-10 सब्जेक्ट को एज अ पैनल आपने स्टडी किया है, तो दैट इज पैनल स्टडी, ठीक है। पैनल मतलब ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है। द लास्ट वन इज इवैल्यूएटिव सर्वे। इवैल्यूएटिव सर्वे इज कंड्यूस्ड विद द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम और पॉलिसी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि इस पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये एक ऑपरेशन है। समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पोषण अभियान, ऐसे बहुत सारे अभियान हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब इसको इवैल्यूएट तो नहीं करा जाता है ना कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ है, फेलियर का क्या कारण है, ये स्टडी नहीं होता है। बट ये इवैल्यूएशन सर्वे क्या करता है, उसी चीजों को सर्वे करता है, उसी चीजों पे इवैल्यूएट करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट द प्रोग्राम्स आर fruitful and to what extent they are a failure, if failure then what are the reasons, right। तो ये इवैल्यूएशन करता है। उसके बाद आते हैं स्टेप्स। स्टेप देखिए बहुत सारे रिसर्च का लगभग सेम ही रहता है। पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो रिसर्च प्रॉब्लम को, देन रिव्यू करते हो, देन डिटरमाइन टूल एंड टेक्निक फॉर डेटा कलेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, रिसर्च सिचुएशन, सैंपल्स, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फाइनली राइटिंग द रिपोर्ट। अब हम चलेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू पास्ट ऑकरेंसेस, जो पास्ट में हो चुके हैं, इसके रिलेटेड डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज, इफेक्ट एंड ट्रेंड ऑफ दोज इवेंट्स व्हिच मे हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इवेंट्स एंड एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पास्ट इवेंट को हम स्टडी करके कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं हिस्ट्री को लेकर के कि ये किताब अगर किसी ने लिखा है तो इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। पुराने जमाने में
मतलब जो इकोनॉमी का बैटर सिस्टम था उसमें कैसे मतलब एक्सचेंज होते थे गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हाइपोथेसिस है। सो ये हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट, हाइपोथेसिस को अभी टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर इसका नहीं है, बस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करा जा सकता है। हाइपोथेसिस को आप वेरीफाई करोगे कंसर्निंग द कॉज, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉज को दर्शाता है, इस कॉज पे आप काम करोगे। क्या हुआ होगा जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, क्या हुआ होगा जिसके वजह से इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, एंड देन इफेक्ट उसकी वजह से, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट हुआ था पास्ट में। सो दीज आर द इफेक्ट एंड कॉज दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट इवेंट एज वेल एज एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, next is the process involved investigating, recording, analyzing, and interpreting the events of the past for the purpose of discovering generalization that are helpful in understanding the past, understanding the present, and to limited extent anticipating the future. देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी कहा जाता है हिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड द पास्ट, to make a better present, I mean to live in present harmony with harmony and to प्लान ए परफेक्ट फ्यूचर। ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे पास्ट को समझ करके प्रेजेंट में उसको अप्लाई करोगे और टू सम एक्सटेंट फ्यूचर को एंटिसिपेट करोगे। ठीक है, पर्पस क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते क्यों? फर्स्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, हम फिर से पास्ट को फिर से जीवित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज होता है, पास्ट से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता है। पास्ट में जो हो चुके हैं, चाहे वो कुछ अच्छा हो चाहे वो कुछ बुरा हो, अगर कुछ अच्छा हुआ है पास्ट में तो उसको आज हम अप्लाई करते हैं टू मेक आवरसेल्फ बेटर। यानी कि पुराने जमाने में जैसे वैद्य ऋषि जो करते थे, जो मतलब जड़ी बूटी यूज करते थे, आज हम उसी के सर्च में हैं कि ताकि कोई अच्छा सा चीज मिल जाए। आजकल केमिकल से बचना है हमें, इसलिए हम जड़ी बूटी की ओर जा रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। ये एक अच्छा चीज है। अगर मान लीजिए पास्ट में कुछ गलतियां हमने किया है, जैसे कि पास्ट में देखिएगा, अगर एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करेंगे तो फिर वॉर हो जाता है, वॉर में से सभी शहीद हो जाते हैं और सभी के पास सिर्फ और सिर्फ रह जाता है सोचने के लिए सब कुछ, बाकी सब कुछ चला जाता है। तो पास्ट से हमें ये सीखने को मिलता है कि वॉर नहीं करेंगे और ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे, एफोरेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम सीखते हैं, तो वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। नेक्स्ट टू डिस्कवर द अननोन इवेंट्स, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आज तक पता ही नहीं चले हैं, इसीलिए उस इवेंट को हमें डिस्कवर करना है। नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट, जो कुछ भी हो गए हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस था। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस इवेंट हुए थे जिसकी वजह से हम कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि सत्य शोधक समाज हुआ था ज्योतिराव फुले के द्वारा, वो क्या था। जैसे मतलब वुमेन स्कूल्स एस्टेब्लिश करे गए थे सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारे होते हैं समझने वाली बात। नेक्स्ट टू डिस्कवर द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट और द सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए सॉल्ट मूवमेंट, या फिर आप यूं कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो मूवमेंट क्यों आया था इस टाइम में। तो यू कैन एक्सप्लेन द पास्ट, यू कैन फाइंड आउट द रीजन ऑफ द इमीडिएट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आप पास्ट के लिए कर सकते हो। अब हम चलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? बेसिकली इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट स्टडीज, द स्टडी इज डिजाइंड फॉर एस्टेब्लिशिंग कैजुअल और कॉजल रिलेशनशिप, यानी कि हर एक चीज में आप कॉज फाइंड करने की सोचते हो, यानी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ एवरी हैपनिंग। जैसे कि क्या करते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे जो फैन है या फिर जो लाइट है वो चलने लगता है। तो यहाँ पे आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो दिस इज द कॉजल कंपैरेटिव, यानी कि द कॉजल इफेक्ट, आप रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हो। सो एक्सपेरिमेंट रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज फाइंडिंग आउट द इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक चीज है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अलावा हम एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में भी यही चीज करते हैं, यानी एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में भी हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, लेकिन एक्सपोस्ट फैक्टर इज अ पास्ट थिंग, यानी एक्सपोस्ट फैक्टर में द कॉज एंड द इफेक्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, बट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। ठीक है,
दिस मेथड बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम रिसर्चर एडवांसेस वन और मोर हाइपोथेसिस स्टेटिंग द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर सिंपली कहा जाए, यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करा जाता है। ठीक है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि आईसीटी से बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचिंग थ्रू आईसीटी। ठीक है, कहाँ किस बच्चों को पढ़ाएंगे? एक हम करेंगे कंट्रोल्ड ग्रुप जहां पे हम ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाएंगे, और एक होता एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहां पे आप उनको आईसीटी से पढ़ाओगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हो तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने सारे हैं उस सभी को कांस्टेंट रखा जाएगा। इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है वो स्टडी करना चाहते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन स्टूडेंट लर्निंग, ये मेरा टॉपिक है। तो आईसीटी यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है स्टूडेंट अचीवमेंट या फिर लर्निंग आउटकम। मैंने यहाँ पे दो ग्रुप डिवाइड कर लिए हैं, एक ग्रुप को मैं ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाऊंगा, एक ग्रुप को मैं आईसीटी से पढ़ाऊंगा। दोनों का जब टेस्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा वेदर आईसीटी हैज एनी इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम और नॉट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और नॉट। यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करा जाता है। यहाँ पे थ्री इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाकी सभी रिसर्च में नहीं होता है। एक होता है कंट्रोल, फुल कंट्रोल इज अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर सकते हो चेंजेस को एंड मैनिपुलेट कर सकते हो, आप जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो। अब वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दो प्रकार से होते हैं, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी, एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। वेरी सिंपली, इंटरनल वैलिडिटी वो डिग्री होता है टू विच ऑब्जर्व डिफरेंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट सम अदर वेरिएबल। इंटरनल वैलिडिटी मतलब जब आपका मैनिपुलेशन यानी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट एग्जैक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आ रहा है। जैसे कि बचपन में आपने ये तो जरूर किया होगा कि आप आपके घर का कोई भी स्विच आप दबाते हो, तीन चार स्विच होंगे, आप कोई एक दबाते हो। आपको फैन चलाना था लेकिन आपने एक दबाया नहीं हुआ, दूसरा दबाया नहीं हुआ, तीसरा दबाया तो ये हो गया। ठीक है, तीसरा दबाया तो हो गया। इसका मतलब है जब आपको पता चला कि दिस स्विच लीड्स टू दिस फैन, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर आप ये वाला स्विच दबाते हो तो ये काम करना बंद कर देता है, ये काम नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब है इंटरनल वैलिडिटी इज व्हेन you observe that the independent variable is having an effect on dependent variable, not any other variable। ठीक है, इसी के वजह से फैन चल रहा है, इसके वजह से नहीं कि इसके वजह से नहीं, बस इसके वजह से चल रहा है। ठीक है, ये इंटरनल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल मतलब इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी कहा जाता है। The extent to which the study results are generalizable or applicable to groups or environments outside the experimental setting। यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी वो होता है जब आपका जो रिजल्ट है, आपका जो आउटकम है, वो आप जनरलाइज कर सकते हो अलग ग्रुप्स को। यानी कि अगर आप अपने ही स्टडी को आपके ऊपर जो आपने जिस ऑब्जेक्टिव से रिसर्च किया था अगर वो एप्लीकेबल हो रहा है, वो वैलिड हो रहा है, देन इट इज इंटरनल वैलिड। जो जिसकी वजह से या फिर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने रिसर्च किया था अगर वो मेरे को मिल रहा है तो फिर वो इंटरनल वैलिडिटी है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं कहीं और भी अप्लाई करके सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, अब आते हैं थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी के बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। ये सारे इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, यानी कि जब आप खुद के लिए रिसर्च कर रहे हो, जनरलाइजेशन के लिए नहीं, तो ये सारे थ्रेट हो सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, देन लॉट्स ऑफ थिंग कम टू योर माइंड, दैट इज प्री टेस्ट ट्रीटमेंट। अगर प्री टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ होगा तो एक्सटर्नल वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। सिलेक्शन ट्रीटमेंट, सिलेक्शन में गलती हो सकता है। मल्टीपल ट्रीटमेंट, एक चीज को दो तीन बार आपने ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे खाने में नमक डाल दिया, एक बार डालो तो सही है, दो तीन बार डाल दो तो गलत हो जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटर बायस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिएक्टिव अरेंजमेंट ऑफ थ्री। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो मैंने कहा था
कि अगर आप जो कर रहे हो, यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होता है, उसको मैं क्लास 10th में पढ़ाता हूं और वो अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन जाता है। ठीक है, मैं कहूंगा कि मेरे स्कूल में है वो, ठीक है, मेरे स्कूल में एक बच्चा है, तो मैं कहूंगा कि स्कूल में हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए बच्चा आज टॉपर बना है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आई एम द रीजन फॉर हिज सक्सेस। लेकिन असली बात यह है कि उसके घर में जो पेरेंट्स है, वो दोनों के दोनों आईएएस ऑफिसर्स हैं और वो उन्हें घर पे अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं, इसीलिए बच्चा आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इसी को कहा जाता है कि मुझे लगा कि आई एम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ही इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे लगा कि मेरा इफेक्ट उस पे आ रहा है, मैं जो उसको पढ़ा रहा हूँ उसी से वो टॉपर बन गया, लेकिन एक्चुअली वो अपने घर के गाइडेंस की वजह से बना है। तो दिस इज कॉल्ड एज थ्रेट। जब मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे बीच में और कोई वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल मतलब गाइडेंस एक वेरिएबल हो सकता है, पीयर ग्रुप एक वेरिएबल हो सकता है, पर्सनल कोचिंग अगर वो ले रहा है वो भी हो सकता है। सो उसी थ्रेड्स को लेकर के यहाँ पे रिएक्टिव अरेंजमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा। हॉथरन इफेक्ट, मैंने जब कहा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं मुझे लग रहा है कि मेरे वजह से वो टॉप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो ऐसे ही कुछ गलत चीजों को हम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिव अरेंजमेंट एज थ्रेट कहते हैं। तो हॉथरन इफेक्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सिचुएशन इन विच participant behavior is affected not by the treatment but by their awareness of participation in a study। ठीक है, जैसे ये कहा जाता है कि कभी कभी मैंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अभी मैं उसको पढ़ाने वाला हूं, उसको ये समझ में आता है कि हाँ मैं उसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए वो ग्रो करेगा। मुझे लग रहा है कि वो जो स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा फ्यूचर में करेगा, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगा कि मेरे वजह से वो टॉपर बना है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में उसे पता चल गया था कि उसे अपने आसपास के बहुत सारे स्कूल्स में मतलब उस पे नजर रखे हुए हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने वाला है, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसके साथ सभी compete कर रहे हैं। तो जब उसे पता चला कि उसके साथ मतलब कि अवेयरनेस, उसको अवेयर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि यस आई एम बीइंग स्टडीड, मुझे स्टडी करा जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कैमरे के सामने सभी अपना रंग बदल देते हैं, वो अपने आप को बहुत ही साधु दिखाने की कोशिश करते हैं। जब उसे पता चलता है कि यू आर अंडर कैमरा, तो वो अपने आप को बहुत ही साधु दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा जाता है हॉथरन इफेक्ट इज व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, जब आप नॉर्मल एक्टिंग नहीं करते हो, नेचुरल एक्टिंग नहीं करते हो, यू मेक योर सेल्फ सम आर्टिफिशियल थिंग। जब आप आर्टिफिशियली एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड हॉथरन इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, मतलब जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं उसके वजह से वो चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि उसे पता चला कि उस पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसे ऑब्जर्व करा जाता है, इसलिए वो अपने आप को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जॉन हेनरी इफेक्ट और कॉम्पेंसेटरी राइवलरी इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन मेंबर्स ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप फील थ्रेटेंड और चैलेंज्ड बाय बीइंग इन कंपटीशन विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दे परफॉर्म वे बियॉन्ड नॉर्मल रिजल्ट। इसका एक एग्जाम्पल बढ़िया है, अब देखिएगा इसको हम, लगान मूवी आपने देखा होगा, लगान में क्या होता है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर होते हैं पहले से ही, क्योंकि क्रिकेट वहीं से आया था। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर थे उनके, यानी कि यहाँ पे जो उनके साथ खेलने वाले थे वो गांव के लोग थे, और उन्हें पता था कि उनके सामने वाले उसको चैलेंज दे रहे हैं। जब उनको लगा कि मुझे कोई चैलेंज कर रहा है तो वो अपने जी जान से खेलते हैं और जीत जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे क्रिकेटर्स थे, इसका मतलब ये है कि वो जीते इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि हम खतरे में हैं, हमारा दुगना लगान देना पड़ेगा, नहीं तो हम चैलेंज में हैं, इसलिए वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हॉथरन इफेक्ट में वो परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, बल्कि इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उनको स्टडी करा जा रहा है, उनपे कैमरा फोकस करा हुआ है, उनपे स्टडी करके ऑब्जर्व करा जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा बच्चा हूं मैं, वो दिखा रहा था। ठीक है, जैसे वैसे जॉन हेनरी इफेक्ट में क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि हमारे सामने हमारे राइवलरी ग्रुप है, वो अच्छा कर जाए तो उनका नाम बन जाएगा, लेकिन हमें नीचा दिखाया जा रहा है। इसलिए लगान मूवी ने उनपे क्या किया, उन्होंने बहुत ही कोशिश किया और चैलेंज फील किया कि हमसे दुगान लगान ले लेंगे वो, इसलिए हमें जी जान लगा के मेहनत करना है, और वैसे वो जीत लेते हैं। तो उनका जीत एक नॉर्मल जीत नहीं है, वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनपे कुछ
चैलेंज आ चुका था, समझ रहे हो। देन आता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? एनी बेनिफिशियल इफेक्ट कॉज्ड बाय अ पर्सन्स एक्सपेक्टेशन अबाउट अ ट्रीटमेंट रादर देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ बिकेम नोन एज द प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपके मन में अगर मैं कहूं कि आपको पीएचडी करना है जेएनयू में या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप सोच के ही आपके दिमाग में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाएगा कि आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास के लिए प्रिपेयर करोगे। ठीक है, वर्ल्ड क्लास आप प्रिपरेशन में लग जाओगे। ठीक है, देन आप क्या करते हो, जब आप जाते हो इन द सेम इंस्टीट्यूशन, आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, तो सभी को लगता है शायद वो जेएनयू या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो अच्छा हो गया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, उसका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, योर एक्सपेक्टेशन हैज चेंज्ड योरसेल्फ। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन आपको चेंज करा है, ना कि वहां का ट्रीटमेंट। हालांकि जेएनयू में बिल्कुल पढ़ाई आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट इज नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी मतलब इट रेफर्स टू इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेंट डेवलप सिंपली बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर पे बिरयानी बनाते हो, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है बिरयानी बनाने में, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आलू गोभी की सब्जी बनाओ, आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डेली डेली बनता है। जब आप कुछ नया कर रहे हो तो आप में जुनून भर जाता है, दैट इज नोवेल्टी इफेक्ट। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे इंटरेस्ट है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कुछ नया करने का मौका मिला है, इसलिए कर रहा है। दैट इज नोवेल्टी इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे ये सारे इफेक्ट से आपको क्या पता चला, दीज आर द थ्रेट्स। यानी कि आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पे इफेक्ट कुछ और ही आ रहा है। सो दीज आर द थ्रेट्स। क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिए अगर समझ आ रहा है, कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। देखिए, एक्सपेरिमेंटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। एक आता है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल इज द बेस्ट वन। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ट। क्वासी और प्री में हालांकि सेम ही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी सब सेम है। डिफरेंस समझने के लिए क्वासी इज द बेस्ट वन। ठीक है, चलिए इसमें क्या देखते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल एम्फासाइज ऑन इंटरनल वैलिडिटी। जैसे मैंने कहा, इंटरनल वैलिडिटी मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो अचीव हो पा रहा है तो वो इंटरनली वैलिड। क्वासी एक्सपेरिमेंटल एम्फासाइज ऑन एक्सटर्नल वैलिडिटी, हाउ इट इज एप्लीकेबल टू अदर फील्ड। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में इट असेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे इट डिस्क्राइब द रियल और नेचुरल ऑकरिंग इवेंट। ट्रू एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पे टेस्ट इज क्लियर एंड ए प्रायोरी हाइपोथेसिस। ए प्रायोरी हाइपोथेसिस मतलब यहाँ पे हाइपोथेसिस विच इज ऑलरेडी स्टेटेड, हाइपोथेसिस जो ऑलरेडी स्टेट कर जा चुका है और जो हाइपोथेसिस ऑलरेडी डेवलप करा जा चुका है। लेकिन क्वासी में क्या होता है, क्लियर और एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, हाइपोथेसिस और भी डेवलप करेगा जब आप स्टडी के डीप इनटू द स्टडी जाओगे। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन, यानी रैंडम सैंपलिंग होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स होते हैं जहां पे एग्जिस्टिंग ग्रुप जो ऑलरेडी है उन्हीं को ले लेते हैं एज सैंपल। यहाँ पे पार्टिसिपेंट एंड एक्सपेरिमेंटर ब्लाइंड टू असाइनमेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता होता है वो किस ग्रुप में आएंगे, एक्सपेरिमेंटर को भी नहीं आता, यानी कि देयर इज नो बायस ऑफ पार्टिसिपेशन एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, पार्टिसिपेंट्स नॉट ब्लाइंड, सेल्फ सिलेक्शन। यहाँ पे जो जहां पे जाए, मतलब जो अच्छा कर रहा है वो अपने दोस्त ढूंढ लेंगे, जो अच्छा नहीं पढ़ रहा है वो अपने दोस्त ढूंढ लेंगे, यानी इट इज प्री डिफाइंड। यहाँ पे कंट्रोल स्टडी प्रोसीजर, यहाँ पे कंट्रोल होता है लेकिन यहाँ पे फुल कंट्रोल मे नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल। जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पे एयर प्रेशर से लेकर के, कूलिंग से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल में नहीं होता है। मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे नॉट बी इट इज अवेलेबल। कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेजर, यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल होता है, यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है। क्लियर? स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंटल में, आइडेंटिफाइंग और रिसर्च प्रॉब्लम। पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन रिव्यू करो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करो, कंडक्ट करो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, देन एनालाइजिंग रिपोर्ट एंड राइटिंग रिपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं उसका छोटा भाई एक्सपेरिमेंटल का, एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जिसको हम कहते हैं। इसमें एक ही चीज नहीं है, बाकी सब सेम है, वहां पे भी कॉज एंड इफेक्ट
कॉज और इफेक्ट रिलेशन से स्टडी करा जाता था, यहाँ पे भी वही है, लेकिन इट अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई अ कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप and the relation between independent and dependent variable of after an action event has already happened। याद रखिएगा, ये कोई भी चीज होने के बाद होता है, यानी कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एनईपी 2020, ये सारे के सारे चीजें ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसका क्या इफेक्ट है जब आप स्टडी करते हो, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। ठीक है, इट लुक्स इनटू द पॉसिबल कॉज ऑफ एन इफेक्ट। क्या कॉज हो सकता है इफेक्ट का, या तो क्या इफेक्ट हो सकता है कॉज का। जैसे हम पढ़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, ये टाइप्स हम पढ़ेंगे। इट रिजेंबल्स विथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्वाइट सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए टाइप्स में आते हैं, कभी कभी रिसर्च हम कॉज से स्टार्ट करते हैं, कारण क्या है और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉज, अगर मान लीजिए एक साइक्लोन है, कोई साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, अगर साइक्लोन कॉज है तो क्या इसका इफेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, इसको हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। बट व्हेन वी गो फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, जैसे वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ये इफेक्ट है, क्यों हुआ होगा, ये कॉज है। कुछ कुछ समय होता है जहां पे हम कॉज से इफेक्ट तक जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन होता है जहां पे हम इफेक्ट से कॉज तक जाते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च एक टाइप होता है वेयर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन द इफेक्ट हैव ऑलरेडी हैपेंड, इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिससे वर्ल्ड वॉर हो चुका है, एंड द रिसर्चर अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर वन वेरिएबल मे हैव इन्फ्लुएंस्ड अनदर वेरिएबल, और हम कॉज फाइंड आउट करते हैं, यानी फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज, इसको कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव। उल्टा हो जाएगा अगर कॉज टू इफेक्ट, ये हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, रिसर्चर इनिशिएट स्टडी बिगिनिंग विद द कॉज डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ ए कंडीशन, राइट। ठीक है, ओके। तो हियर इज एन अनाउंसमेंट, यहाँ पे देख लीजिए, हम अभी जो यूजीसी नेट क्लास कर रहे हैं, दिस इज फॉर पेपर 2 एंड वी आर स्टार्टिंग द बैच विद दिस फीचर्स। हमारे फीचर्स में पहले आता है नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आफ्टर ईच क्लास, हर एक क्लास लाइव करा जाएगा, जैसे आज हो रहा है, ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं विद सोल्यूशन, 10 मॉक टेस्ट करेंगे, सोल्यूशन मिलेगा, और 10 मॉक टेस्ट का एक एक क्लास होगा, एक्सप्लेनेशन होगा हर एक ऑप्शन का। ठीक है, मॉडल एमसीक्यूज होंगे, आपको पता ही है एमसीक्यूज जो हम मॉडल बनाते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसलिए यूजीसी नेट जून का मॉडल एमसीक्यू होगा। तो मॉडल एमसीक्यू में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप का। लाइव क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस जैसे आज होता है डेली होगा, और डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एट ईच यूनिट खत्म हो गया, अगर कुछ डाउट है तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस जरूर होगा। देन स्पेशल क्लास ऑन एनईपी 2020। एनईपी 2020 आपके सिलेबस में एनईपी 2020 के बारे में नहीं दिया गया है, बट एनईपी 2020 से जितने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच एंड अवेल द नोट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ज्वाइन द बैच जस्ट ₹999 ओनली, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब हम चलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन पर। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में सबसे पहला आता है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, जब आप थ्योरी जनरेट करते हो फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ, फ्रॉम द सिचुएशन इटसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। दो सोशियोलॉजिस्ट थे, बेर्नेजी ग्लेसर एंड एंसेल एल स्ट्रॉस, ठीक है, दोनों ने मिलकर के ग्राउंडेड थ्योरी लेट 1960 में डेवलप किया गया है। हम सभी रिसर्च में पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन में आते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, द फर्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन सभी रिसर्च में बाद में होता है, पहले आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, रिव्यू करते हो, मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हो, देन आप डेटा कलेक्शन करते हो। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही डेटा कलेक्शन होता है थ्रू वेराइटी मेथड्स। फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड की पॉइंट्स आर मार्क एंड सीरीज विथ कोड, यहाँ पे कोडिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, कोडिंग किया जाता है, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, पहले आप डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा को कोडिंग करोगे, और उसी कोड को देन वर्केबल कॉन्सेप्ट के साथ आप जोड़ दोगे। ठीक है, मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दोगे, कॉन्सेप्ट को कैटेगरी के साथ, और कैटेगरी जब मिल जाएंगे तो वो एक थ्योरी बनाएंगे, और जिसको हम कहेंगे ग्राउंडेड थ्योरी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक प्रोसीजर और एक होता है सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। सिस्टमैटिक में क्या होता है, हियर
Systematic design in ground theory emphasis on data analysis step like open coding, XL coding and selective coding, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार के कोडिंग के बाद वी डेवलप लॉजिकल पैराडाइम एंड विजुअल पिक्चर ऑफ द थ्योरी। थ्योरी जनरेशन हमारा होता है। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्शन में चैरमैज ने कहा सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च वेयर थ्योरी इज बिल्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी। ग्राउंडेड थ्योरी जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए जब आप थ्योरी डेवलप करते हो या डेटा एनालिसिस करते हो, तीन प्रकार के कोडिंग होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओपन कोडिंग क्या होता है? ओपन कोडिंग मतलब जब आप डेटा कलेक्शन करते हो उसे कैटेगराइज करने के लिए कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फेनोमेना, यानी व्हेन ईच कैटेगरी फाइंड्स मेनी सब कैटेगरीज डायमेंशन वाइज। जैसे कि मैंने डेटा कलेक्शन किया है, डेटा कलेक्शन मैं डायमेंशन वाइज कर दूंगा। डायमेंशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, मान लीजिए जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीनियरिटी। ठीक है, सीनियरिटी ले लीजिए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ डेटा। ऐसे हमने डायमेंशन ले लिए। फॉर एग्जांपल और कोई डायमेंशन ले सकते हैं, क्वालिटेटिव डायमेंशन, क्वांटिटेटिव डायमेंशन ले सकते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के डायमेंशंस के आधार पर जब आप कोडिंग करते हो देन इट इज कॉल्ड ओपन कोडिंग। एक्चुअल कोडिंग क्या होता है? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई सेंट्रल फेनोमेना। सेंट्रल फेनोमेना क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लोर द कॉजल कंडीशन। और उसका क्या मतलब, मेन कौन है यहाँ पे? जैसे कहते हैं ना हर एक फिल्म का हीरो होता है, वैसे सेंट्रल फेनोमेना होता है। सेंट्रल फेनोमेना क्या है उसको आइडेंटिफाई करो एंड यू फाइंड आउट द कॉजल कंडीशन। कंडीशन क्या है? दैट इन्फ्लुएंसेस एवरीवन। देन एक्सप्लोर द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? देन आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरवीनिंग कंडीशन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या कंडीशन है जिसपे आप इंटरवीन कर सकते हो, यू कैन अप्लाई द सोल्यूशन। एंड फाइनली डेलिनिएट्स द कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनली आप क्या कर सकते हो? कॉन्सिक्वेंसेस को स्ट्रेटेजिकली आप मेजर कर सकते हो फॉर दिस फेनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्टिव कोडिंग। सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है? एट द एंड यू प्रिपेयर द स्टोरी लाइन दैट कनेक्ट द कैटेगरी। आपने जो भी डायमेंशन वाइज पहले आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3। देन आपने क्या किया? एक्सेल कोडिंग में आपने इसका कॉज फाउंड आउट किया, व्हाट आर द कॉजेस, ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द इंटरवेंशंस। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट किया। अब थर्ड में इन सभी को मिला के एक कॉमन स्टोरी लाइन बनाएंगे या फिर एक कॉमन पिक्चर बनाएंगे, एक कॉमन आपका थ्योरी बनाएंगे। तो ये लास्ट स्टेज होता है सिलेक्टिव कोडिंग का। ठीक है, ओपन कोडिंग हो गया, देन एक्सेल कोडिंग हो गया, अब फाइनली आप सिलेक्टिव कोडिंग करते हो। ठीक है, स्टेप क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने कहा था इसका सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट नोट टेकिंग बाय द रिसर्चर। आप नोट करते हो, देन कोडिंग करते हो जैसे मैंने अभी कहा, देन मेमोइंग द डेटा, सॉर्टिंग एंड राइटिंग द रिसर्च। नेक्स्ट हम चलेंगे नैरेटिव रिसर्च पर। नैरेशन में क्या होता है? नैरेशन मतलब मान लीजिए स्टोरी टेलिंग होता है जैसा, वैसे ही होता है नैरेटिव। ठीक है, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने मूवी देखा होगा, MS धोनी के ऊपर देखा होगा, सचिन तेंदुलकर के ऊपर देखा गया होगा, ये सारे नैरेटिव रिसर्च जैसा होता है। उसको एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल, कलेक्ट एंड टेल स्टोरी अबाउट पीपल लाइव्स, राइट नैरेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप रिसर्चर क्या करता है? किसी इंडिविजुअल्स के लाइफ्स के ऊपर स्टोरी कलेक्ट करता है और उसको नरेट करता है। एग्जाम्पल हो गया ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज। ठीक है, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मतलब जब आप खुद अपने बारे में लिखते हो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हो तो इट इज बायोग्राफी। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी रहता है, क्रोनोलॉजी में लिखेंगे, लाइफ स्टोरीज लिखेंगे। रिस्टोरिंग फ्रॉम फील्ड टेक्स्ट, जो आपको फील्ड से मिलते हैं, ओरिजिनल डेटा मिलता है। कोडिंग द फील्ड टेक्स्ट, कोडिंग करते हैं थीम वाइज और कैटेगरी वाइज। इनकॉर्पोरेटिंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्लेस इनटू द स्टोरी थीम। फाइनली आप उसको स्टोरी थीम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। आगे हम चलेंगे नैरेटिव रिसर्च टेक्निक। कौन से टेक्निक के जरिए हम नैरेशन रिसर्च कर सकते हैं? फर्स्ट इज रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब स्टोरी को फिर से रिपीट करेंगे। जैसे आपने पूरा रिसर्च करा और पूरा स्टोरी बना लिया, स्टोरी लाइन, अब इसको फिर से रीस्टोरी करेंगे, यानी कि उसको सुनाएंगे कि ये सही है कि गलत। ये एक टेक्निक हो गया। ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री मतलब जो ओरली आप बता सकते हो टू द इवेंट्स, टू द ऑकरेंसेस। नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग फोटोग्राफ्स एंड आर्काइव्स। देखिएगा जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फोटोग्राफ्स को देख करके, इंस्क्रिप्शन को देख करके, जो मतलब जो
रह जाते हैं, जो मतलब एक्सकैवेशन से जो चीजें निकलते हैं, आर्काइव से जो चीजें निकलते हैं, उसको देख करके वो कार्बन डेटिंग करके वो पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम में, वो उसको नरेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो नरेटिव रिसर्च। लास्ट इज स्टोरी टेलिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टेप क्या है? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द स्टेप्स, यानी कि आइडेंटिफाई फेनोमेनन टू एक्सप्लोर दैट एड्रेस एजुकेशनल प्रॉब्लम, फाइंड आउट द फेनोमेना फर्स्ट, purposefully select an individual from whom you can learn about the phenomena, यानी कि selecting population और sample। थर्ड इज कलेक्शन ऑफ स्टोरी ऑफ दैट इंडिविजुअल, आप जिससे डेटा कलेक्शन करना चाहते हो उससे डेटा कलेक्शन करोगे। जैसे सीवी रमन के ऊपर अगर आप कोई मूवी बनाना चाहते हो, कोई स्टोरी लिखना चाहते हो, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? उसी के रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्शन करोगे। रिटेल द इंडिविजुअल स्टोरी, फिर से उसे स्टोरी को सुनाइए। कोलैबोरेट विद पार्टिसिपेंट स्टोरी टेलर, दूसरे स्टोरी टेलर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। राइट द स्टोरी टू द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, स्टोरी उस हिसाब से लिखिए, उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखिए। एंड फाइनली वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, आपने जो लिखा है उनके बारे में वो सही लिखे हैं कि गलत, उससे वेरीफाई करा लीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे केस स्टडी पर। केस स्टडी एक इनडेप्थ क्लिनिकल एंड एक स्पेसिफिक स्टडी होता है। सो केस स्टडी रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच इन विच investigator explore real life contemporary bounded system, multiple bounded system over time through detailed in-depth data collection involving multi source of information and report or case study। case study जैसे मैंने कहा, case study can be केस कैन बी एनीबडी। ठीक है, केस कोई एक स्टूडेंट हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहां पे हम रियल लाइफ एंड कंटेम्पोरेरी मतलब अभी के समय के रिलेटेड डेटा कलेक्शन करेंगे। और जहां पे इन डेप्थ डेटा, क्योंकि हमारे पास सैंपल बहुत कम होता है, केस स्टडी में सैंपल बहुत कम होता है, वेरी लिमिटेड, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन डेप्थ डेटा, जहां पे हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। इट इज द वांट ऑफ इन्वेस्टिगेटर टू अ सर्टेन फेनोमेना। तो यहाँ पे आप कुछ चीजों को मतलब कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन से आप कुछ इनडेप्थ डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, तो आप इससे कर सकते हो। इट अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बहुत चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर द फेनोमेना, टू एक्सप्लोर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द फेनोमेना। इट टेक्स होलिस्टिक व्यू ऑफ ए सिचुएशन। जब आप केस स्टडी कर सकते हो, तो केस स्टडी जब भी होता है वो 360 डिग्री एंगल से होता है, यानी कि आप हर एक सिचुएशन को कंसिडर करते हो, हर एक चीजों को स्टडी कर सकते हो। इट हैज एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, आपको आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट हो सकता है एंड एक्सेसिबल हो सकता है उसी को आप सिलेक्ट करते हो। टाइप्स में आता है इंट्रिंसिक केस स्टडी, यानी कि जब आप क्या करते हो, किसी एक चीज को इंट्रिंसिकली स्टडी करते हो। ठीक है, इंटरनली स्टडी करते हो, यानी किसी केस को टू द डेप्थ स्टडी करते हो। इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी एक सिचुएशन का, यानी कि जहां पे कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कंडीशन होता है, कंडीशनल केस स्टडी। कलेक्टिव केस स्टडी मतलब ग्रुप केस स्टडी। ठीक है, स्टेप क्या आता है केस स्टडी में? सबसे पहले आप डिटरमाइन एंड डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या रहेगा? सिलेक्ट द केसेस, आपके केस कौन रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डेटा कलेक्शन, देन डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, देन इवेल्युएट एंड एनालिसिस डेटा, देन प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट। ठीक है, देन आते हैं एथनोग्राफी। जैसे मैंने कहा, एथनो मीन्स द फोक पीपल, और जो पुराने आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे एबोरिजिन्स रहते हैं, बहुत पुराने हैं वो, वहां पे रहते आ रहे हैं, उनको हम फोक पीपल, एथनोस कहते हैं ग्रीक वर्ड से। और ग्राफियन का मतलब उनके बारे में लिखना। तो ये दो चीजों से आया है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से आया है। इट रिलाइज हेविली ऑन अप क्लोज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पॉसिबल पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्चर ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ एथनोग्राफी। देखिए, एथनोग्राफी हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस भी रखना पड़ेगा, अप क्लोज रिलेशन, यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशन रखोगे तभी उनको आप समझ पाओगे और डेटा आप कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव। आप वहां पे जाओगे, मान लीजिए आप निकोबारी आइलैंड जाओगे, निकोबारी आइलैंड से आप कुछ डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू देम। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो वहां से आप वापस आना भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। इट इन्वॉल्व्स ए कमिटमेंट टू गेट क्लोज विद द सब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व इन इट्स नेचुरल सेटिंग। एक चीज है, जैसा है वैसा ही स्टडी करेंगे, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। टू बी वेरी फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव इन रिपोर्टिंग व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्व करते हो उसी को आप डिस्क्राइब करोगे। टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी में देखिए बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि रियलिस्टिक एथनोग्राफी। रियलिस्टिक एथनोग्राफी मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, जो चीजें आप देखते हो उसी को आप स्टडी करते हो या फिर उसी को आप नोट करते हो फ्रॉम द फील्ड और साइट इटसेल्फ। ठीक है,
केस स्टडी एथनोग्राफी। केस स्टडी मतलब जैसे मैंने कहा, केस मतलब यहाँ पे डीप इनटू द स्टडी हो गया, और एथनोग्राफी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्रुप, किसी ग्रुप को आप डीप स्टडी करना चाहते हो, द रियरिंग चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ गोंड ट्राइब, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, केस स्टडी करोगे, केस स्टडी एथनोग्राफी। क्रिटिकल एथनोग्राफी क्या होता है, जब कोई क्रिटिकल इश्यू या फिर सोशल इश्यू पे आप स्टडी करते हो, दैट इज क्रिटिकल इश्यू, जैसे इनइक्वालिटी, डोमिनेशन, फिटिसाइड, जीनोसाइड, ये सारे हो गए, ये हो गया क्रिटिकल एथनोग्राफी। स्टेप क्या होते हैं देखिए, वही स्टेप्स होते हैं, कॉमन स्टेप, जैसे मैंने कहा था, आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ रिसर्च, कहाँ पे करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, मेकिंग रिकॉर्ड, एनालाइजिंग डेटा, एंड फाइनली प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में भी लैकुना है, ड्रॉबैक है, क्वांटिटेटिव में भी ड्रॉबैक्स है। तो इन सभी को हटाने के लिए मिक्स्ड मेथड रिसर्च आया। मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्यों आया, बिकॉज इट इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड मिक्सिंग बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड इन अ सिंगल स्टडी टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम बेटर। क्यों करते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च, टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिर्फ क्वांटिटी से नहीं समझ आता है, सिर्फ क्वालिटी से नहीं समझ आता है, इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव करते हैं, टू बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, तो दोनों का फायदा एक साथ मिलाएं तो हम मिक्स मेथड रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा नीड टू बी डिस्क्राइब ट्रेंड। क्वांटिटेटिव डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ट्रेंड पता चल सकता है, जैसे कि आज आपने कितना सेल किया 100, कल कितना किया 200, फिर 250। इससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ कैसे होता है, नंबर से ग्रोथ पता चलता है, इसको हम ट्रेंड कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ द सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आपको क्वालिटेटिव बताता है। दोनों को मिलाएंगे तो सुबह अल्लाह। When one type of research is not enough to address the research problem or answer the question, we adopt mixed method. जब एक मेथड, सिर्फ एक मेथड से जब आपका काम नहीं बने तो आप दोनों को मर्ज कर देते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिक्स्ड मेथड। डोंट राइट एनीथिंग वरुण। टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, मिक्स मेथड में बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज, यहां से डिवाइड कर देते हैं दो प्रकार से, एक होता है सिक्वेंशियल, एक होता है यानी कि एम्बेडेड, या फिर यूं कह सकते हो ट्राइंगुलेशन, या फिर यूं कह सकते हो कि कॉन्करेंट, ठीक है, तो जो भी कहिए। तो यहाँ पे एक हो गया आपका सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, लेकिन कंकरेंट में क्या होता है, 1+1 दोनों एक साथ, ठीक है। वन आफ्टर अनदर मतलब पहले क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, उसके बाद क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, मतलब पहले अगर क्वांटिटेटिव आता है उसके बाद क्वालिटेटिव आएगा, अगर पहले क्वालिटेटिव आता है उसके बाद क्वांटिटेटिव आएगा, यह है सिक्वेंशियल, एक के बाद एक। लेकिन कंकरेंट में दोनों एक साथ आएंगे, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों एक साथ करे जाएंगे, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, याद रखिए एक्सप्लेनेटरी वर्ड को, एक्सप्लेनेटरी मतलब, याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, सिर्फ एक ही कीवर्ड से आप आंसर कर सकते हो। एक्सप्लेनेटरी मतलब क्वांटिटेटिव, यानी कि एक्सप्लेनेटरी डिजाइन में पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करा जाएगा, एनालाइज करा जाएगा, उसके बाद क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्शन एंड एनालिसिस करा जाएगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट देन क्वालिटी, ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेनेटरी। उसका उल्टा है एक्सप्लोरेटरी, आप सोच लीजिए कैसा होगा, पहले क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव, एक के बाद एक, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक। सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब ही होता है कोई समाज में परिवर्तन लाना, जैसे कि जेंडर बेस्ड रेसिज्म, ये सबको हटाना। द फर्स्ट टू डिजाइन इट इज ऑफ टू फेज स्टडी विद अ थ्योरेटिकल लेंस, qualitative and quantitative data can be collected sequentially and the second phase is built on the first phase। जब आप समाज में कोई परिवर्तन लाने के लिए पहले क्वांटिटेटिव उसके बाद क्वालिटेटिव, या पहले क्वालिटेटिव उसके बाद क्वांटिटेटिव करोगे, मतलब ऐसा कोई उसका फिक्स नहीं है कि पहले क्वांटिटेटिव आएगा कि क्वालिटेटिव आएगा, ये कहता है एक के बाद एक होगा, चाहे क्वांटिटेटिव आए चाहे क्वालिटेटिव आए, कोई भी पहले आए कोई भी बाद में आए, लेकिन इट शुड ऑलवेज फोकस टू ट्रांसफॉर्म द डिजाइन, चेंज द डिजाइन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन। क्लियर, आगे हम बढ़ेंगे। कंकरेंट ट्रायंगुलेशन, कंकरेंट में दोनों एक साथ, ट्रायंगुलेशन मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन। द रिसर्चर कलेक्ट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा concurrently at the same time, then compare the two data based to determine if there is any convergence, difference or combination, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर है, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं से डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि
ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर उनका क्या परसेप्शन है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चनर दिया हुआ है जहां पे आप सवाल पूछ रहे हो और एक चेकलिस्ट भी दिया हुआ है। कोई कोई बिना सोचे समझे चेकलिस्ट में यस 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 लगाते जाते हैं, 5 5 5 लगाते जाते हैं, लेकिन आंसर में लिखे हैं हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, हम गेमिंग यूज नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने चेकलिस्ट में लिखा है आई एम यूजिंग ऑनलाइन गेमिंग फ्रिक्वेंटली, उसमें 5 में से 5 उन्होंने चेकलिस्ट में 5 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्लफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे से फिलअप नहीं किया है, यहाँ पे कुछ और आंसर कर रहे हैं, वहां पे कुछ और। तो यहीं से ट्रायंगुलेशन से पता चल जाएगा कि योर डेटा इज वैलिड और नॉट। नेक्स्ट इज कंकरेंट और सिक्वेंशियल एम्बेडेड डिजाइन। एम्बेडेड डिजाइन क्या होता है? ये सिक्वेंशियल भी हो सकता है, कंकरेंट भी हो सकता है। एम्बेडेड का मतलब ही होता है कि एक के ऊपर दूसरा, यानी कि the purpose is to collect quantitative and qualitative data simultaneously or sequentially, but to have one form data to play supportive role to the other data. मान लीजिए मुझे एक डेटा कलेक्शन करना है जहां पे मेरे लिए क्वांटिटेटिव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वालिटेटिव डेटा उसमें मुझे मिल जाता तो मैं और भी अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकता था। ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? मेरे लिए ग्रेटर इंपॉर्टेंस किस पे होगा? क्वांटिटेटिव पर होगा। लेस इंपॉर्टेंट कौन होगा? क्वालिटेटिव। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जहां पे एक मेजर आता है, एक मेजर डिजाइन आता है और एक माइनर आता है, मेरे लिए माइनर जो है, तो वहां पे हम इसको कहेंगे एम्बेडेड डिजाइन। ट्रांसफॉर्मेटिव मैंने ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हो गया कनकरेंट। ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कैसे होगा। ठीक है, स्टेप में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है मिक्स मेथड में? डिटरमाइन इफ अ मिक्स मेथड स्टडी इज फिजिबल और नॉट। पहले तो आप ये देखिए कि मिक्स मेथड रिसर्च आपके फील्ड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रैशनल फॉर मिक्स मेथड रिसर्च। आप क्यों मिक्स मेथड रिसर्च करना चाहते हो उसको पहले जस्टिफाई करो। देन डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजी, आप कहां से कैसे डेटा कलेक्शन करोगे। देन डेवलप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स मेथड क्वेश्चन, क्वेश्चन आप डेवलप करो। देन कलेक्ट डेटा बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। एनालाइज डेटा सेपरेटली कंकरेंटली और बोथ। आप जैसे डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, डेटा एनालिसिस करो। देन राइट रिपोर्ट एज और 1 और 2 फेज स्टडी और ए मल्टीपल फेज स्टडी। आप रिपोर्ट अगर 1 फेज में बनाना चाहते हो, इकट्ठा बनाना चाहते हो, बना सकते हो। 2 फेज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अलग अलग करना चाहते हो, कर सकते हो, या सभी को मिला के एक साथ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? एमसीक्यू पर चलें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच द एक्सटर्नल वैलिडिटी इज गिवन इंपॉर्टेंस। एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जहां पे एक्सटर्नल वैलिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो क्या है? प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ द अबव। अच्छे से देखिएगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में पूछ रहा है। ओके, सो आंसर्स आर कमिंग फ्रॉम सोनाली, पुष्पलता, रीना, मोनाली, सेनापति, अर्पिता, दीप्तिश्री, इतिश्री, लिपिना। ठीक है, सो दोज हु आर आंसरिंग सी इज करेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था ट्रू एक्सपेरिमेंटल में इंटरनल वैलिडिटी पे फोकस दिया जाता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में एक्सटर्नल वैलिडिटी पे फोकस दिया जाता है। सो दोज हु आर आंसरिंग सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिसर्च प्रेसिशन रेफर्स टू। मैंने कहा था साइंटिफिक मेथड के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है प्रेसिशन। प्रेसिशन का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सिंपल है। फिर से अलग अलग आंसर्स आने लगे हैं। रीना, सोनाली, सुची, चलिए कीप आंसरिंग। ओके, सेनापति, दीप्तिश्री, पुष्पलता, भारती, अर्पिता। ओके, आंसर इज ए, रिलायबिलिटी। प्रेसिजन का मतलब रिलायबिलिटी होता है। मैंने पहले से ही कहा था हाउ प्रिसाइज योर मेथोडोलॉजी इज। मैंने मेथोडोलॉजी पे भी फोकस किया था। सिंपलनेस नहीं होता है, डी जो आंसर कर रहे हैं, सिंपलनेस, सिंपलनेस मतलब पार्सिमनी होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को स्टेप में सजाइए। और ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हो, सो आंसर क्विकली। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, सुची, सोनाली, मोनाली, सेनापति, रीना, सोनाली, हादिया, इतिश्री, भारती, दीप्तिश्री, पुष्पलता, भाग्यश्री, लिपिना, अर्पिता, वरुण, बहुत अच्छे। सो आंसर इज डी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। एक्शन रिसर्च के फादर है कर्ट लुईन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा यूज नहीं होता है?
थिक डिस्क्रिप्शन अबाउट ओपिनियन, न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन। बहुत ही आसान सा सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर सकते हो सभी आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सुचि, रीना, इतिश्री, भारती, मोनाली, सेनापति, पुष्पलता, सोनाली, लिपिना, अर्पिता, भाग्यश्री, दीप्तिश्री, बहुत अच्छे। सो आंसर इज ए, थिक डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज मेजर्ड बाय। क्वालिटी ऑफ रिसर्च कहां से मेजर करा जाता है? रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी फॉलोड इन रिसर्च, फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में भी पूछा गया था कि रिसर्च का क्वालिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कीप आंसरिंग, डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग। ओके, सुचि, सेनापति, पुष्पलता, इतिश्री, मोनाली, सोनाली, ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। दीप्तिश्री, अर्पिता, लिपिना, भाग्यश्री, डी इज द करेक्ट आंसर। डेप्थ ऑफ रिसर्च, आपका डेप्थ ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च ऑफ का क्वालिटी क्या है, ठीक है, वेरी गुड हादिया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। मेन पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इज, पायलट स्टडी का मेन पर्पस क्या है? टू इंप्रूव द रिसर्च प्लान, टू ट्राई आउट टूल्स, टू ट्रेन रिसर्च टीम, टू कलेक्ट प्रिलिमिनरी डेटा। ये भी मैंने पढ़ाया था, और आई होप आप सभी सही आंसर करेंगे इसका। चलिए, ओके, सोनाली, सुचि, दीप्तिश्री, मोनाली, इतिश्री, अर्पिता, सोनाली, हादिया, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। मैंने कहा था पायलट स्टडी, जब आप मतलब कोई एक बड़ा सा रिसर्च करने से पहले एक छोटा सा उसको टेस्टिंग, जैसे पायलट टेस्टिंग कहते हैं, पायलट स्टडी करते हो, तो आप प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन करते हो और वहीं से पता चलता है कि आपका डेटा जो मिला है वो वैलिड है, वो सैंपल सही है कि नहीं। तो ये कलेक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी डेटा होगा। दोज आर आंसरिंग डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हु डेवलप्ड द ग्राउंडेड थ्योरी? इनमें से कौन ग्राउंडेड थ्योरी के जनक है? मेड एंड ग्लासर, ग्लासर एंड स्टैनफोर्ड, स्ट्रॉस एंड ग्लासर, रॉबर्ट प्लैंको। चलिए, मोनाली, सोनाली, दीप्तिश्री, भारती, रिन्ना, पुष्पलता, मोनाली, बहुत अच्छे। अभी सही आंसर आ रहा है सभी का। अर्पिता, सुचि, सोनाली, बहुत अच्छे। द आंसर इज सी, वेरी गुड इतिश्री, हादिया, बहुत अच्छे। स्ट्रॉस एंड ग्लासर, जो कि दो सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इसका स्थापन किया था। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन जेंडर रोल परसेप्शन ऑफ द ट्राइबल यूथ, विच मिक्स मेथड रिसर्च कैन बी यूज्ड बाय द रिसर्चर? अच्छे से पढ़िए। जेंडर रोल परसेप्शन ट्राइबल यूथ का जानने के लिए मिक्स्ड मेथड रिसर्च कौन सा यूज करा जा सकता है? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, एम्बेडेड, ट्रांसफॉर्मेटिव। अभी मैंने कहा था, अच्छे से सोच समझ के आंसर कीजिए। ओके, रीना, लिपिना, हादिया, मोनाली, सुची, वरुण, सभी का आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है। सोनाली, दीप्तिश्री, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, सोशल इश्यू पे डिस्कस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेटिव। एक्सप्लोरेटिव तब होता है जब आप क्वालिटेटिव पहले करते हो उसके बाद क्वांटिटेटिव। अगर वाइस वर्सा कर दे तो एक्सप्लोरेटरी। एम्बेडेड में क्या होता है? एक मेजर रहेगा, मेजर रिसर्च अप्रोच रहेगा, और एक माइनर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एन एमिनेंट पॉलिटिशियन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। आप किसी पॉलिटिशियन के जो अचीवमेंट के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, तो उसको किस टाइप का रिसर्च करेंगे? एथनोग्राफी रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, बताइए। ऑलरेडी हिंट दिया गया है। वेरी गुड दीप्तिश्री, सोनाली, भारती, सोनाली, रीता, रीना, इतिश्री, अगेन सोनाली, सुची, ठीक है। चलिए, आंसर इज बी, नैरेटिव। मैंने कहा था एमिनेंट पॉलिटिशियन, ये एमिनेंट पॉलिटिशियन अभी है ना, नहीं होते मतलब अगर वो लेट पॉलिटिशियन होते तो वो और किसी एक्सपोज फैक्टर अगर कहेंगे, वो तो रीजन देखने के लिए, रीजन सी वाला आंसर तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है। नैरेटिव, हम नैरेट कर रहे हैं उनके बारे में, हम उन पे अचीवमेंट के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इट इज नैरेटिव, ठीक है। जैसे कि आप किसी क्रिकेटर के ऊपर फिल्म बना रहे हो, किसी साइंटिस्ट के ऊपर फिल्म बना रहे हो, वैसे ही किसी पॉलिटिशियन के अचीवमेंट के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, दैट इज नैरेटिव रिसर्च, क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एम्बेडेड डिजाइन इन मिक्स मेथड रिसर्च मींस, अभी मैंने समझा एम्बेडेड डिजाइन का मतलब क्या है। टू मेथड मर्ज टुगेदर, वन मेथड यूज्ड predominantly, another used substantiate, one method is used with second method to be avoided, two method used one after another। बहुत ही आसान सा सवाल था, देखते हैं कौन कौन से ये आंसर करते हैं। रीना, अर्पिता, सोनाली, सुचि, इतिश्री, पुष्पलता, दीप्तिश्री, मोनाली, सोनाली, बहुत अच्छे। आंसर इज
Yes, very good, सेनापति. भारती, check your answer. वरुण, very good. Answer is B. जब एक मेथड डोमिनेंट रहेगा, मेजर रहेगा, दूसरा मेथड जो है वो उसको सब्सटैंशिएट करेगा, उसको हम कहेंगे एम्बेडेड डिजाइन. So thank you all. I hope this class is beneficial to you. If you want this class to join, you can join these features and contact us on this number so that you can reach out the class as soon as possible. ठीक है? If you have any doubts, you can ask now. Thank you all.